हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि जियोग्राफी का सर कब खत्म होगी, जो हिस्ट्री कब शुरू होगी। तो जियोग्राफी का कोर्स जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो मिसलिनियस उसमें आते हैं कि उनके टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया नहीं जा सकता था, उनको टॉपिक एक पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं उन पर किया जा सकता था। तो उनको मैंने बोला था कि मैं प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनके अंदर आपको कंप्लीट करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट में एमसीक्यूज़ के तहत। ठीक है, एक एमसीक्यूज़ की वीडियो आई भी थी प्रैक्टिस सेट वाली, और उसके बाद फिर कुछ कारणवश फिर से 2 दिन का डिले हो गया। कोशिश की जाएगी आगे ऐसा ना हो, और जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे, लेकिन जो क्लासेस हैं वो पहले स्टार्ट कर दिए जाएंगे, इस वजह से कि हमारा जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो कंप्लीट हो एटलीस्ट टाइम पर। हमको टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। हमको टाइम पर क्या कहते हैं, सिलेबस फिनिश नहीं करना है। फिनिश ना करके हम उसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए हमने हिस्ट्री पहले स्टार्ट कर दी है। प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो बीच बीच में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो मेन मोटिव होगा प्रैक्टिस सेट्स का वो ये होगा कि मैंने जो पढ़ाया है आपको, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, वो आप भूलें ना, वो आपके दिमाग से स्किप ना कर जाए, और जो चीज़ें छूट गई हैं उनको हम उसमें ऐड कर सकें। ठीक है, इन दो जो क्या कहते हैं मेन मोटिव्स के साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराऊंगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, और बहुत ही जल्द जो जनरल अवेयरनेस में दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स और आपकी बचती है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन 2 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आज बताऊंगा आपको सिलेबस क्या है, क्या क्या है, और उसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन फिर से वो रहेगा जो मैं हर बार पूछता हूँ। हिस्ट्री की क्लास इससे पहले हुई क्या कहते हैं एसएससी जेई के लिए, कुछ कारणों बस, या कह लीजिए आरआरबी जेई को हम छोड़ना नहीं चाहते थे कि आरआरबी जेई डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से हमने उन क्लासेस को कंटिन्यू नहीं पाया आगे चल के। लेकिन वहाँ पर हिस्ट्री की एक क्लास हो गई थी जिसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, और एक फर्स्ट क्लास हो चुकी थी जो हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट किए थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पास कोर्स के अंदर क्या क्या है ये देख लीजिए। पहले हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली बात तो सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका वो होता है एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत, और दूसरा होता है आपका मिडवेल इंडिया या कह लीजिए मध्य भारत। ठीक है, और जो लास्ट आएगा आपका वो हो जाएगा आधुनिक भारत, ये होगा प्राचीन। इंग्लिश में आगे लिखा मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश में अभी आपको जब स्लाइड्स पढ़ाई जाएंगे उसमें आपको दिख जाएगा सब लिखा हुआ। तो ये 3 पार्ट्स हैं इंडिया के जो हम पढ़ेंगे बेसिकली हिस्ट्री के अंदर। अब इसमें सबसे बेटर तरीका तो होता यही है कि आप प्राचीन भारत से स्टार्ट करें, मतलब ओल्ड या एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करें, और एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से टाइमलाइन के हिसाब से, जो टाइमलाइन से हम पढ़ते हैं, एक टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते हुए आगे की तरफ आएँ। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम पढ़ रहे हैं आरआरबी के लिए, आरआरबी जेई के लिए। आरआरबी जेई में क्या है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, या ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सबको पता है कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका भी लेवल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। जैसे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी के जो वेरियस एग्जाम्स दूसरे होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो आप, तो वहाँ पे जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इतना हाई नहीं होता है। तो अब इसमें ये भी किया जा सकता है कि हम पहले मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहाँ से बनते हैं, मध्यकालीन और आपका जो आधुनिक भारत है वहाँ से। ठीक है, तो इन 2 जगहों से हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएँ, तो इसलिए यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, वीडियो अपलोड करने के जस्ट बाद मैं कम्युनिटी टैब में पूछूंगा आपसे आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट एंशिएंट इंडिया से, या मिडवेल इंडिया से, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं लास्ट जो है आपका मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं उस सिलेबस से, उसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट इंडिया में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपकी जिसको हिंदी में बोलते हैं जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, जो अराइवल ऑफ आर्य, जो आर्य थे वो कब कब आए, और उनके बाद जो सभ्यताएं थी उनका क्या कहते हैं किस तरीके से भारत में फैलाव हुआ, उनकी क्या मान्यताएं थीं, और क्या क्या उनके क्या कहते हैं एक तरीके से वैल्यूज़ थी जिन पे वो अपना समाज चलाते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। रीज़न क्या है कि ये जो उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में सबसे इन्फ्लुएंसिव एक तरीके से रिलीजन हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारे राजाओं को इन्फ्लुएंस किया। बहुत सारे हिंदू राजा कन्वर्ट हुए, जाके जैन बन गए, बुद्ध बन गए, बहुत सारे बाद में जैन राजा भी बुद्ध बने, कुछ बौद्ध राजा जैन में कन्वर्ट हुए। तो कुल मिला के ये है कि उस टाइम पर जैनिज्म और बौद्धिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजन हुआ करते थे, अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की। उसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद क्या थे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि इंडस जो वैली सिविलाइजेशन था वो इंडिया के अपर पार्ट में था,
ये तो इंडिया अभी का है जहाँ पे ये आपका कश्मीर है, और नीचे उस टाइम का जो इंडिया था उसमें पूरा आता है, अफगानिस्तान का ये एरिया और पाकिस्तान पूरा मिल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडस वैली का सिविलाइजेशन जो है, यहाँ से इंडस रिवर ऐसे करके निकल गई और यहाँ से घूमते हुए कराची के पास से मिल गई आपकी अरब सागर में। तो जो ये पूरा एरिया था, ये एरिया यहाँ गुजरात भी शामिल होता है, इसमें यूपी का मेरठ साइड वाला एरिया भी शामिल होता है, ये सब तो ठीक है। ये तो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। उसके बाद ये अब एंशियंट इंडिया में हम अगर आ जाएंगे, हमारे जो क्या कहते हैं ईस्वी से कुछ साल, मतलब कुछ 100 साल पहले की बात करें, 500 से 1000 साल पहले की बात की जाए अगर, तो उस टाइम तक आते आते क्या हुआ था, बैंक जो इंडिया क्या कहते हैं जो गंगा के किनारे थे, जो गंगा के किनारे थे उनके किनारों पे जो सिविलाइजेशन था वो अच्छा खासा बढ़ चुका था, ठीक है। तो वहाँ पर उदय हुआ महाजनपद का। सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद थे वो सब हुए आपके क्या कहते हैं रिवर गंगा के किनारे, जैसे कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मगध था, ठीक है। मगध जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े शासन हुए वो यहीं से स्टार्ट हुए, उनकी राजधानियाँ यहीं पर रहीं, ठीक। तो वो सब थे रिवर जो आपकी गंगा है उसके बैंक पर। उसके बाद हम बात करेंगे मगध एम्पायर्स की, जिसमें जो मगध एम्पायर हुआ, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई, शिशुनाग वंश आया, उसके बारे में देखेंगे। नंदा एम्पायर हुए, उनके बारे में देखेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मौर्य क्या कहते हैं जो मौर्य एम्पायर हुआ, सबसे एंशियंट इंडिया की अगर बात की जाए तो जो एक तरीके से स्वर्णिम युग जिसको कहा जा सकता है, मौर्य एम्पायर को स्वर्णिम युग कहीं नहीं कहा जाता है। गुप्ता जो काल था, गुप्त काल था, जो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्णिम युग इंडिया का, भारत का सबसे स्वर्णिम युग बोला जाता है, मतलब उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। लेकिन एक तरीके से आप मौर्याज को जो टाइम था उसको भी गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय भी एक तरीके से आप अगर देखें पॉलिटिक्स आपकी जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो था और जो सेना थी, वो सभी की सभी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, और जो जनता थी वो भी काफ़ी हद तक खुश थी, ठीक है। तो इसको भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये भी गोल्डन पीरियड में था। अगर बात करें इसके इंपॉर्टेंट जो राजा थे उनमें, तो चंद्रगुप्त हैं सबसे इंपॉर्टेंट राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको रियल संस्थापक माना जाता है, ठीक है। वैसे तो घनानंद थे लेकिन इनको रियल संस्थापक माना जाता है इसका, ठीक है। उसके बाद आपका बिंदुसार, फिर आते हैं आपके अशोक महान, ये थे मौर्य साम्राज्य के। मौर्य साम्राज्य के बाद आते हैं जो इंपॉर्टेंट साम्राज्य है वो है आपका गुप्ताज का। लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, अनस्टेबिलिटी रही, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे डायनेस्टीज़ बनी, ख़त्म हुई, आपस में लड़ाई हुई, तो मतलब ऐसा कोई बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा हो पाया। फिर जाके जो बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ वो हुआ गुप्ताज का, ठीक है। गुप्ताज का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ जो काफ़ी दिनों तक, लगभग 300 साल तक शासन किया, 300 साल तक शासन किया। और इससे पहले जो मौर्याज थे उन्होंने लगभग इतना टाइम तक शासन किया था, ठीक है। बात करें अगर पोस्ट मौर्याज की, मतलब मौर्याज का जो शासन जब खत्म हुआ, जब वहाँ उनकी सत्ता खत्म हो गई, तो उसमें अगर इंपॉर्टेंट जो किंगडम्स बने उस टाइम पर, उसमें सातवाहंस, ठीक है, सातवाहंस और कुषाण, ये दो जो डायनेस्टीज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई। कुषाण में अगर आपने नाम सुना होगा तो चरक जिसके दरबार में रहा करते थे, जिसका नाम था कनिष्क, तो कनिष्क जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, और इसकी राजधानी क्या थी, कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में इसकी राजधानी थी। और इसके जो दरबारी थे सबसे इंपॉर्टेंट वो थे चरक, जिनको याद किया जाता है शल्य चिकित्सा के लिए, मतलब सर्जरी के लिए इनको याद किया जाता है, ठीक है। वहीं पर हम फिर बात करेंगे साउथ इंडिया में उस टाइम पर क्या चल रहा था। साउथ इंडिया में कौन कौन से किंगडम थे, जैसे चोलाज, चेराज, पांड्याज, तो ये सभी थे साउथ इंडिया में, जो एक प्रभुत्वशाली ऐसे क्या कहते हैं, बहुत जिनकी एक अलग पहचान है, जो अपनी हिस्ट्री में अलग पहचान दर्ज करा पाए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम हर्षवर्धन, पल्लवाज एंड चल्लुक्याज के बारे में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, ये तो पूरी हो गई आपकी एंशियंट इंडिया, ठीक। इतना सब कुछ आपको एंशियंट इंडिया में पढ़ना है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये सब ऊपर ऊपर के टॉपिक हैं, इनमें हम बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं घुसे हैं, ठीक है। ये सिर्फ सिलेबस मैंने बताया है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, उनमें उनके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक स्टोरी बेसिस पे ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। अगर आपको याद करा पाया मैं तो ये मेरी सक्सेस रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टॉपिक्स में से, मोस्ट बोरिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से एक है, और काफ़ी लोगों को हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो कोशिश करूंगा मैं इस तरीके से कि शायद आपको हिस्ट्री में अच्छे समझा पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में बोर्ड पे पढ़ाऊँ बेटर रहेगा, तो ये आप क्वेश्चन अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें भी एक चीज़ मैं कंसिडर करूँगा कि बोर्ड पे पढ़ाई जा सके हिस्ट्री। लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको इमेजेस के द्वारा, एनिमेशंस के द्वारा, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ एनिमेशंस और इमेजेस के द्वारा, कोशिश करूँगा आपको कोई भी हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो याद करा सकूँ। इसके बाद अगर बात की जाए तो आता है मिडिवल इंडिया, मतलब मध्य भारत। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ भी जाता है, खासकर वहाँ से जब हमारा मुगल क्या कहते हैं मुगल सल्तनत शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आपकी रिसेंट हिस्ट्री है, ये आपकी रिसेंट हिस्ट्री। अभी आप 2000 में है
और आप बात करते हैं जब 1500 तक की, तो मतलब आपने 500 साल पुराने गए। अगर हम बात करते हैं वही एंशियंट इंडिया की, तो बताता है आपको 500 से 600 BC, मतलब बिफोर जो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी थी उसकी बात कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा, वो आपका लगभग 2500 साल पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री जितनी पीछे चले जाते हैं आप, उतना आप कम कम रिलेट कर पाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, या मुगल सल्तनत, या आपका जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उससे पूछा जाता है। तो 1857 इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये इस बात के लिए कि सबसे पहला रिवोल्ट था जो स्वतंत्रता के लिए किया गया इंडिया की तरफ से, और ये आपका मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, इससे चीज़ें रिलेट होती हैं। अभी भी बेगम हजरत महल लखनऊ में बना हुआ है, मैं लखनऊ का इसलिए मैं बता सकता हूँ, झांसी में गया हुआ हूँ, झांसी में आप झांसी का किला आसानी से देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के मोनूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, चीज़ें उसी फॉर्म में आपको मिली जिस फॉर्म में हिस्ट्री में आपने पढ़ी थी, तो इस वजह से वो सभी आपको रिलेट करना आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है वो यूज़फुल नहीं है, या वो आपके लिए यूँ पूछी नहीं जाती है। एंशियंट इंडिया के जो बड़े लोग, जो बड़े शासक थे, जैसे कि अशोक हुए, जैसे बिंदुसार हुए, जो बड़े शासक थे जिन्होंने बहुत कुछ किया है, समुद्रगुप्त हुए, तो जिन्होंने बहुत कुछ किया है उनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। हमेशा पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो वो आपका समुद्रगुप्त। काफ़ी क्लासिक क्वेश्चंस हैं ये, इसमें पूछा जाएगा आपसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, या भारत का स्वर्णिम काल किस युग को कहा जाता है, किस टाइम को कहा जाता है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिडवेल इंडिया की, मतलब मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत में कहाँ से स्टार्ट होता है, पहली बात तो ये देखिए आप, अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कब अटैक किया, 712 में। 712 में सबसे पहले अटैक होता है, और ये पहला बंदा है जिसने अटैक किया था, तो इसको कंसीडर किया जाता है कि सबसे फर्स्ट बंदा था जिसने अटैक किया था इंडिया पर, पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने अटैक किया था। ठीक है, यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से मध्यकालीन भारत की स्टार्ट हुई। ठीक है, अब हिस्ट्री के जो ये चीज़ें हैं कि कहाँ से मध्यकालीन भारत को स्टार्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन पे हिस्टोरियंस अलग अलग मत रखते हैं। ठीक, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह अलग अलग टाइम बताते हो जहाँ से आप मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करें, लेकिन इन जनरल आप इतना सोच सकते हैं कि 700 AD से 700 ईस्वी से आपका लगभग है जो मध्यकालीन भारत वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक, और कहाँ तक रहेगा ये, 1857 की क्रांति तक, जब तक रिवोल्ट नहीं होगा तब तक आपका मध्यकालीन भारत कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसमें फिर राइज ऑफ इस्लाम आएगा, इस्लाम में यहाँ पर सूफीज़्म आ जाएगा इंडिया में। फिर आएगा गजनी। जो गजनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने भी इंडिया में बहुत बार अटैक किया और बहुत इंडिया से बहुत कुछ सामान लूट के ले गया। फिर आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़े लगातार 91-92 में। दोनों के दोनों जो युद्ध हुए वो किसके साथ हुए, पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन 1 साल बाद इसने फिर से अटैक कर दिया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में क्योंकि इसने क्या किया, भारत पर राज्य स्थापित किया। इससे पहले जो लोग आए वो भारत को लूटने के पर्पज़ से आए और उन्होंने यहाँ सामान लूटा, लोगों को मारा, लेकिन कभी यहाँ राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। इसने यहाँ पर पहली बार इंडिया में राज्य स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, अपना खुद का राज्य बनाने की कोशिश की। और उसके बाद जब ये एक्सपायर कर गया तो इसके जो क्या कहते हैं कि वो था, गुलाम था, उस वहाँ से स्टार्ट हुई दिल्ली सल्तनत। और उसने क्या कहते हैं, पहली बात तो राजधानी दिल्ली बना ली। इससे पहले लाहौर हुआ करती थी, तो राजधानी दिल्ली आई और वहाँ से हुई आपकी स्टार्ट स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर आती है लोधी। लोधी डायनेस्टी के बाद जो है इसने लोधी में इब्राहिम लोधी जो था उसका युद्ध होता है बाबर के साथ। ठीक है, उसका युद्ध होता है बाबर के साथ और वहाँ से स्टार्ट होता है आपका मुगल एम्परर, जो मुगल शासन काल था वो पूरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम डीप में देखेंगे जब हिस्ट्री की पूरी क्लास पढ़ेंगे। मुगल्स की स्टार्टिंग हुई, मैंने बताया इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का 3rd युद्ध हुआ और उसमें वो हार गया इब्राहिम लोधी, बाबर जीत गया। बाबर ने फिर लगातार यहाँ पर क्या कहते हैं 26 में पहला युद्ध जीता ये जो है पानीपत का, और उसका 27, 28 और 29 में लगातार 3 साल में 3 युद्ध किए और जीता, और उसके बाद यह एक्सपायर कर गया। ठीक है, फिर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक ग्रेट मुगल्स और एक होते हैं आपके लेटर मुगल्स। ग्रेट मुगल्स में आपके जो है शुरुआत के 4 मुगल्स आते हैं, शासन आते हैं, जिसमें बाबर है, आपका हुमायूं है, अकबर है और जहांगीर है। ठीक, और भी हैं, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब और वहाँ तक शामिल किया जाता है, क्योंकि इनके जो पावर थी, अब ग्रेट हैं या नहीं है वो नहीं, मतलब इनकी जो पावर थी वो एक अलग थी। और उनके बाद जो छोटे छोटे राजा हुए उन्होंने क्या किया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सानिध्य में बस सिर्फ राजा बने रहे, तो इसलिए क्या है उनमें उतनी पावर नहीं थी। ठीक है, ये जो शुरुआत के राजा थे उनमें पावर थी, वो पावरफुल थे, इसलिए उनको ग्रेट मुगल्स में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस के बारे में कि यूरोपियन कब आए यहाँ पर। 1600 ईस्वी में यहाँ पर आए लगभग। ठीक है, 1600 ईस्वी के आसपास यूरोपियंस यहाँ पर आए। 1605 में जो आपकी क्या कहते हैं स्थापना, 1600 में स्थापना हो गई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन अब आप याद कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके टाइम पर हुई, तो 1605 तक अकबर ही रहे थे, तो उसमें बोल सकते हैं आप
कि अकबर के टाइम पर ही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ चुकी थी। और उसके बाद अदर किंगडम्स जो है नॉर्थ इंडिया में आए, जैसे मराठास थे, सिख्स थे, इन सब के बारे में देखेंगे हम मिडिल इंडिया वाले पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वो है मॉडर्न इंडिया का। ठीक, इसीलिए मैंने आपके ऊपर ये डिसीजन रखा है कि आप पढ़ना कहाँ से चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं मॉडर्न इंडिया से, तो हम स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट के साथ। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो मोनूमेंट्स हैं या कह लीजिए इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल आते हैं। इस पे एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही जाता है। अगर किसी साल नहीं भी आया तो अगले साल हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, लेकिन लगभग एक क्वेश्चन इसका आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। और किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, आरआरबी का हो या फिर किसी भी और एग्जाम का हो। ठीक है, फिर आप बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर हुआ। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। फिर उसके बाद अगर बात की जाए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स हुए, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स हुए। तो ये सभी जो मूवमेंट्स हुए उन सब के बारे में देखेंगे। और इनको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदी, अगर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है सिलेबस तो वहाँ भी सिर्फ इंग्लिश में लिखा होगा, वहाँ पर मैं हिंदी इंक्लूड करूँगा। ठीक है, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स की बात की जाए तो इसकी अगर हिंदी बात करें तो इसको बोलते थे असहयोग आंदोलन। फिर आपका आया कि क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आपका क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो मूवमेंट। फिर आपके पार्टीशन हो गया इंडिया का और इंडिया आज़ाद हो गया। पार्टीशन के साथ इंडिया और पाकिस्तान 2 देश हो गए और दोनों को अपनी अपनी संप्रभुता दे दी गई। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, जो भारत के नज़रिए से भी सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया, कौन कौन था उस कमेटी के अंदर, किसने क्या प्रपोजल रखे थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं उन वो प्रपोजल पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में पूछने की उम्मीद मुझे भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में। फिर आपका इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो आई इंडिया की आपकी 91 में, इसके बारे में भी देख लेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन है हिस्ट्री का। और फिर जो आपकी न्यूक्लियर स्पेस और डिफेंस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या एक तरीके से रेस जो चल रही है, जो स्पेस रेस चल रही है, उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी टॉपिक। हिस्ट्री से बात करें या फिर आप क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के पोर्शन से देख लें तो वो दोनों जगह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री में जो मैंने आपको सिलेबस बताया है ये सिलेबस लगभग आरआरबी का या एसएससी जेई इन सब का लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, मुझे जैसा लगता है अगर एनटीपीसी नया कर देती है कोई तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है एनटीपीसी में जो भी है वो तो अलग चीज़ है। आरआरबी जेई में जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब लगभग आपका सेम ही आएगा। और हम हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। आपको इसके बारे में और क्या कहना है आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब तो आप चैनल को कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। ठीक, तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। और इस वाली क्लास में जो मैंने सिलेबस बताया है, इस सिलेबस में अगर किसी को कुछ डाउट है कि आरआरबी जेई में हमको कोई चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए तो बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐड करानी है आपको तो वही बता सकते हैं। वैसे हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक हमारी हिस्ट्री है, जो बेसिक हिस्ट्री जो हर एग्जाम में पूछी जाती है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस ये जब किसी एग्जाम में पूछी जाती है तो उसमें आप एग्जाम मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम एसएससी की प्रोस्पेक्टिव से बात करें, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी में आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेवल का अंतर होता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में किसी एग्जाम में ज़्यादा हायर लेवल पूछा जाता है, किसी एग्जाम में थोड़ा सा लोअर लेवल पूछा जाता है। मान लीजिए किसी एग्जाम में लोअर लेवल पूछा जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन मात्र हायर लेवल के रख दिए जाते हैं और आप उस हायर लेवल से पढ़ रहे हैं, आप 80% के हिसाब से पढ़ रहे हैं और अगर लेवल जो है पेपर का वो 60% पे बनता है तो आपको नुकसान तो किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको जो टफ वाले क्वेश्चन है वो भी आप कर ले जाएंगे, जो एक तरीके से रैंक डिसाइड करने का काम करते हैं। और वो बात अलग है कि अभी आप आरआरबी जेई के प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक, तो आप पढ़ते रहें, जो भी आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ते हैं वो आपका सिर्फ आरआरबी में ही नहीं हर एग्ज़ाम में काम आएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस तो एटलीस्ट रहती ही है। तो जनरल अवेयरनेस में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाएगा और जो आने वाले और दूसरे एग्जाम्स होंगे उनमें भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर जो नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यू मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।